तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन तैयार कर रहा हूं, जो कि एनर्जी एंड एनवायरमेंटल जो सब्जेक्ट है आपका, उसके रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया है और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो मे भी चांसेस ये हैं कि इस बार भी इनसे तो क्वेश्चन जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके हूबहू एग्जामिनेशन में मैच करेगा। तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत मुझे लगा है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा, सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। ओके, तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जामिनेशन में, जो कि आरजीवी यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन है। उसमें क्वेश्चन जिस तरह से दिए रहेंगे उसी को आपको पहले जो आंसर पता होगा उसका सॉल्यूशन लिखना होगा। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से जिस तरह से यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में लिखा गया है, आप लोग ऐसे अगर कॉपी को रिप्रेजेंटेट करते हैं तो आपका ये नंबर आई होप इम्प्रूव होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में लिखने का तरीका आपको बेसिकली पता होना चाहिए। तो ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको पॉइंट टू द पॉइंट वाली चीजें आपको इस वीडियो में मिलेगी। कोई भी बेकार की चीजें आपको इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस नहीं किया जाएगा। जो भी एग्जामिनेशन में पूछा गया उन्हीं चीजों को डिस्कस किया जाएगा। तो बिना किसी इंतजार के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अबाउट रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो सबसे पहले आंसर हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, आपको इस प्रकार हेडिंग बनाना है और उसमें हम लिखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स आर दोज विच आर वर्चुअली इनएग्जॉस्टिबल एंड कैन बी रिप्लेनिश्ड आफ्टर देयर यूज। यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एक प्रकार का ऐसा एनर्जी सोर्स है जिसे क्या करते हैं हम यूज करने के बाद दोबारा उसे प्रयोग में ला सकते हैं, यानी दोबारा उसे रिप्लेस कर सकते हैं। पॉइंट कह रहा है कि दे आर बायोमास बेस्ड सोर्स एंड आर अवेलेबल इन अनलिमिटेड अमाउंट इन नेचर। यानी ये बायोमास सोर्स पे अवेलेबल होते हैं, जो कि हमारे प्रकृति में ऑलरेडी बहुत मात्रा में ये उपलब्ध है। जैसे अगर हम बात करें, दीज इंक्लूड सोलर, वाइंड, वाटर, ओशियन, बायोमास एनर्जी। यानी सोलर सिस्टम आपको पता है, सूर्य का प्रकाश, वाइंड हवा, वाटर आपका पता है, ओशियन आपको पता है, बायोमास भी एनर्जी आपको पता है। तो ये हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को डिस्कस किया। अब आता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का जस्ट अपोजिट होगा। उसमें कह रहा है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स आर दोज नेचुरल रिसोर्सेज व्हिच आर एक्सहॉस्टिबल एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड वंस यूज्ड। यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्स एक प्रकार का ऐसा एनर्जी सोर्स है जो क्या होता है, इज एक्सहॉस्टिबल होता है और साथ ही साथ जिसे एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज में नहीं लिया जा सकता। पॉइंट आपके सामने दिख रहा है, उसमें कह रहा है कि दे आर डेवलप्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ड्यू टू फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एक्शन बिलो द अर्थ सरफेस। यानी ये डेवलप होते हैं कैसे, इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। आपके पृथ्वी के अंदर ये बनते हैं। जैसे आपने यूज किया होगा फॉसिल फ्यूल्स के तौर पे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये सारी चीजें आपकी बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं और एक बार यूज करने के बाद इन्हें दोबारा यूज में नहीं लाया जा सकता। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सोलर, वाइंड, न्यूक्लियर सोर्सेस एंड फॉसिल फ्यूल्स। यानी सोलर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी, उन सारी चीजों को डिस्कस करना है। तो आंसर में सबसे पहले हम सोलर एनर्जी को डिस्कस करेंगे। सोलर एनर्जी क्या होता है? तो बेसिकली कह रहा है सोलर एनर्जी इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड एंड रेडिएटेड बाय द सन। यानी सोलर एनर्जी सोर्स एक प्रकार का ऐसा सोर्स है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किसके थ्रू? सन के थ्रू, सूर्य के प्रकाश के थ्रू। एंड मोर स्पेसिफिकली द सन एनर्जी दैट रीचेस द टू द अर्थ। यानी जो क्या होता है, अर्थ तक पहुंचता है सूर्य का प्रकाश, उसके थ्रू ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड सोलर एनर्जी विच इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ द एनर्जी ऑन द अर्थ एंड ओरिजिनेटेड इन द सम एज अ रिजल्ट टू द थर्मोन्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। यानी ये क्या होता है, ये एक प्रकार का प्राइमरी एनर्जी सोर्स है जो कि सन के तौर पे ये कार्य करता है। एंड सन कैन बी considered as a large sphere containing helium gas and which is continuously producing hydrogen through the fusion reaction and liberating a large amount of heat energy। आपको पता है सन किस एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किस सोर्स को रखता है, किस गैस को? वो आपका हीलियम गैस को कंटेन करता है काफी भारी अधिक मात्रा में, और वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन को और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब हम बात करते हैं वाइंड एनर्जी के बारे में। वाइंड एनर्जी यानी वाइंड एनर्जी इज अ वेरी पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी जो वाइंड एनर्जी है वो काफी
potential source of energy है, and it has been estimated that about 2% of solar radiation falling on the earth's surface is covered into the kinetic energy of the atmosphere, and nearly 30% of the kinetic energy occurs in the lowest 1000 m of evaluation। यानी वाइड एनर्जी क्या है, 2% इसमें सोलर रेडिएशन भाग लेता है और 30% ऑफ नियरली आपका काइनेटिक एनर्जी सोर्स इसमें भाग लेता है। एंड उसमें पॉइंट कह रहा है कि द वाइंड एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड टू रन वाइंड विल मच इन टर्न ड्राइव अ जनरेटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो वाइंड एनर्जी होता है उसके थ्रू क्या होता है, एक जनरेटर घूमता है जिसके थ्रू हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अब बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी released during a nuclear reaction in accordance with the mass energy equation is called nuclear energy। यानी एनर्जी जो रिलीज करता है किसको, न्यूक्लियर रिएक्शन को, वही एनर्जी क्या कहलाता है, आपका न्यूक्लियर एनर्जी कहलाता है। एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी वाज एनर्जी इक्वेशन दैट मींस E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यहाँ पे E आपका क्या है, एनर्जी है, m इज आपका है मास ऑफ द पार्टिकल एंड c का क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। उसके बाद है आपका है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी जो फॉसिल फ्यूल्स है वो क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। एंड दे आर फॉर्म बाय द अनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड डेड ऑर्गेनिज्म लिविंग डीप बिलो द अर्थ अंडर द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। जो क्या होते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष तक जो पेड़ पौधे नीचे जब दब जाते हैं जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर, वो क्या होता है, वो पिघल के गल के डिकम्पोजिशन होके उसका क्या होता है, हरासमेंट होता है, और वो क्या होता है, एक फ्यूल का रूप लेता है। एंड द डिकम्पोजिशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड अंडर हाई हीट एंड प्रेशर कन्वर्ट द डेड मैटर इनटू हाइड्रोकार्बन। और जो डिकम्पोजिशन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वो हाई हीट पे होता है, हाई प्रेशर पे होता है, जो कन्वर्ट करता है किसको, हाइड्रोकार्बन को। तो आई होप दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की, जिसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन लेयर एंड एसिड रेन। ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, तो इन चीजों को तो आपको मिस नहीं करना है। तो बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस के बारे में, इफेक्ट के बारे में। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट रिफर्स टू ए फेनोमेना इन विच वेरियस गैसेस प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक ग्लास सरफेस एंड दे ट्रांस। यानी जो आपका ग्रीन हाउस गैस है वो क्या करता है, एक प्रकार का फेनोमेना है, वेरियस गैस जो प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, and they transmit the shorter wavelength radiation emit from the sun but reflect back the longer wavelength heat radiation emit from the earth surface। in this way atmosphere entraps the solar heat on the earth। and इसमें पॉइंट है कि the term greenhouse refers to the building made mainly of glass and with net and humidity regulated for growth of plant। तो ये ग्रीन हाउस बेसिकली ग्रीन प्लांट से ही जुड़े हैं। एंड सेकेंड आपका है पॉइंट इसमें ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में उसमें कह रहा है कि ओजोन इज बेसिकली एन अनस्टेबल मॉलिक्यूल एंड देयर इज अ डेडिकेटेड बैलेंस बिटवीन इट्स फॉर्मेशन एंड रिमूव इन द एटमॉस्फेयर। यानी ओजोन लेयर बेसिकली आपका एक प्रकार का क्या है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, जो कि आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है। एंड it occurs in the concentration of about 10 ppm in the form of a layer at varying highest in स्ट्रेटोस्फेयर। यानी ये क्या अकर करता है, कंसंट्रेशन अकर करता है कितने बीच में, आपके 10 ppm पार्ट्स पर मिलियन के बीच में। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज स्ट्रेटोट्रोफर्स इज मेंटेन्ड बाय नेचुरल डिस्टर्शन एंड द क्रिएशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हो गया। अब बात करते हैं एसिड रेन के बारे में। आपने अम्लीय वर्षा का नाम सुना होगा, जो कि क्लास 11th क्लास 10th में भी आपको पढ़ने को मिला होगा। उसमें एसिड रेन का द टर्म एसिड रेन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द रॉबर्ट ऑगस्ट। यानी रॉबर्ट ऑगस्ट ने इसे यूज किया, वो भी कितना है, 1872 में यूज किया। एंड इट लिटरली मींस प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एसिड इन वाटर। इसका लिटरली मतलब ये होता है हमारे वाटर में जो अम्ल की मात्रा होती है उसके बारे में। The acidity in rainwater caused due to the formation of secondary pollutant like H2SO4, HNO3, HCl and etc. and due to the reaction of water vapor with CO2 and NOx and HCl। यानी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के मिलने से ये सारी एसिड रन बनते हैं।
अब बात करते हैं हम लोग राइट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। एयर पॉल्यूटेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें कह रहा है कि एयर पॉल्यूटेंट में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन, केमिकल कंपोजिशन एंड स्टेट ऑफ मैटर। यानी जो एयर पॉल्यूटेंट है उनको डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया है, ओरिजिन के आधार पर, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर एंड स्टेट ऑफ मैटर के आधार पर कितने प्रकार के ये होते हैं। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर एयर पॉल्यूटेंट अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन में बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। ओरिजिन के आधार पर प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी में क्या है, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट आर दोज which are emitted directly to the atmosphere and remain there in the form in which they are emitted। यानी जो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट होते हैं वो डायरेक्टली इमिटेड होते हैं किसके थ्रू, एटमॉस्फेयर के थ्रू। एंड दे इंक्लूड कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट मींस CO एंड SOx एंड NOx एक्सेट्रा। उसके बाद आपका है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। उसमें क्या होता है, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस इन एयर बाय द इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर प्राइमरी पॉल्यूटेंट। यानी जो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स होता है वो इंटरेक्ट करके बनता है किसके बीच में, दो या दो से अधिक प्राइमरी पॉल्यूटेंट के बीच में मिलकर ये बनता है, और बाय रिएक्शन बिटवीन एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट विथ और विदाउट फोटो एक्टिवेशन। यानी जो आपका रिएक्शन होता है किसके बीच में, एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में, उसके थ्रू भी और आपका जो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट होता है वो बनता है। अब आता है बारी से अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन, यानी केमिकल कंपोजिशन के आधार पर कितने भाग में होता है उसका। तो उसमें है अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन एयर पॉल्यूटेंट में बी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या है, ऑर्गेनिक एयर पॉल्यूटेंट आर दोज which contains carbon and hydrogen as their main constituent along with other elements such as nitrogen, oxygen, sulfur and phosphorus। यानी जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होते हैं उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी जो चीजें होती हैं वो आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर और फास्फोरस होता है। और इनऑर्गेनिक एयर पॉल्यूटेंट में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड NOx होता है। और अब बारी आता है अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर के आधार पर पार्टिकुलेट एंड गैसियस। पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट में आपका है पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट आर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड एंड लिक्विड डिस्पेयर्ड इन एटमॉस्फेयर लाइक बेंजीन, मेथेन, CO2 एंड COX एंड NOx। अब बारी आता है 5 नंबर क्वेश्चन की हमारा। तो फ्रेंड 5th नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट आर द पॉल्यूटेंट इन सॉइल एंड राइट अबाउट द कंट्रोलिंग मेजर। यानी कौन कौन से पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं और इसे किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो आंसर आपका है सोर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूटेंट, यानी सॉइल पॉल्यूटेंट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कहां से सॉइल पॉल्यूटेंट आता है। तो इसमें है कि मैन एंड इट्स एक्टिविटीज आर मेजर कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन विद रैपिडली एडवांसिंग टेक्नोलॉजी। यानी जो मनुष्य है और इनके जो एक्टिविटीज हैं इनके थ्रू ही आपका सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपके जो सोर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन है वो भी बढ़ते जा रहा है। एंड मैन्स इम्पैक्ट अपॉन द वर्ल्ड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज बिकमिंग ओवरवेलमिंग। यानी जो मैन है, मनुष्य ही है जो कि पोल्यूशन को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। इसमें पॉइंट है द मेजर सोर्स ऑफ एयर सॉइल पॉल्यूशंस कैन बी कैटेगराइज्ड एज अर्बन वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड बायोलॉजिकल वेस्ट। अर्बन में आपका जो शहरी क्षेत्र में होते हैं उनके क्षेत्र में एग्रीकल्चर आपका जो गाय भैंस वगैरह होते हैं, इंडस्ट्रियल जो आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती हैं, और बायोलॉजिकल जो आपकी दवाइयां वगैरह बढ़ती हैं, इन सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अब बारी आता है कंट्रोल मेजर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या मेजरमेंट, क्या यूज किया जाता है। तो उसमें है द कंट्रोल्ड use of chemicals in agriculture, treatment of industrial effluent before their disposal, controlling mining operation and proper management of municipal waste can be help in the controlling the problem of soil pollution। यानी soil pollution को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी डिस्पोजल की चीजें हैं, जो भी ग्लास वगैरह है, प्लास्टिक की चीजें, उनको सही तरीके से मैनेज करना होगा। और जो म्युनिसिपल, जो शहरी क्षेत्र में जो नगर निगम वगैरह चलता है उन चीजों का ध्यान रखना होगा, तभी आपका सॉइल पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। एंड वेरियस अप्रोचेज टू कंट्रोल सॉइल पोल्यूशन एज फॉलोज। यानी बहुत सारे ऑपरेशन है जिनके थ्रू हम सॉइल पोल्यूशन को रोक सकते हैं। नंबर 1 है इसमें गार्बेज शुड नॉट बी हिप्ड एंड ऑन लैंड बट शुड बी रिसाइकल एंड रीयूज्ड बाय कन्वर्टिंग इट टू द कंपोस्ट ऑन मैन्यूर। यानी जो गार्बेज प्रोडक्ट होते हैं उनको हम लैंड पे ना फेंकें, उनको फेंकने के बजाय हम उसको दोबारा उसके यूज में लाएं और उसको सही तरीके से उसको रिसाइकल करें। उसके बाद आपका है सेकंड, इन रूरल एरियाज एनिमल वेस्ट एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट विच अदरवाइज में
cause soil pollution can be used to produce biogas। यानी जो रूरल एरियाज में जो एनिमल होते हैं, जो जानवर होते हैं, गाय भैंस वगैरह होती हैं, उनके जो वेस्ट है उनको फेंकने के बजाय अगर हम उसे बायोगैस में यूज करें तो उससे पोल्यूशन थोड़ा कम होगा। थर्ड इसमें है कि स्टेशनरी लैंड सैनिटरी लैंडफिल्स हैव टू बी कंस्ट्रक्ट द परमानेंट डिस्पोजल hazards and reclaimed इंडस्ट्रियल वेस्ट। एंड यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब 6 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन गिवन साइकिल इन इकोसिस्टम। ये जो तीनों साइकिल आपको दिख रहा है, इस साइकिल को तो आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये साइकिल कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है वाटर साइकिल क्या होता है, कार्बन साइकिल क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। तो आपका कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल तो बहुत बार पूछा है, लेकिन आपका वाटर साइकिल जो है वो अभी तक बहुत कम देखने को मिला है। तो मे भी हो सकता है कि ऑफलाइन एक बार एग्जामिनेशन में तो आपको एग्जामिनेशन में ये पूछ सकता है। तो वाटर साइकिल की अगर हम बात करें तो इसमें ए है वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल इज वन ऑफ द मस्ट 5 एलिमेंट्स अलोंग विथ एयर, फायर, अर्थ एंड स्काई। यानी जो वाटर है वो आपका हमारे जो 5 दैनिक जीवन में यूज करने वाली चीजें हैं उनमें एक है, जिसे हम जानते हैं एयर आपका है हवा, फायर यानी आग, अर्थ जो आपका सूर्य है एंड स्काई आकाश है। उसमें ही आपका एक वाटर आता है जिसका यूज हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा है। विच कंस्टिट्यूट आवर यूनिवर्स, जो हमारे अर्थ को क्या करता है, बनाता है। एंड वाटर इज द मोस्ट इसेंशियल कमोडिटी फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड विदाउट इट नो लाइफ कैन एग्जिस्ट। यानी जल ही जीवन है, ये स्टेटमेंट आपको पता होगा। विदाउट जल वी कैन नॉट सर्वाइव इन अवर लाइफ। एंड वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के लिए वाटर रिक्वायर है, एंड सर्कुलेशन, मूवमेंट एंड साइकिलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी सर्कुलेशन के लिए, मूवमेंट करने के लिए और साइकिलिंग करने के लिए किसी भी न्यूट्रिएंट को, हमारे बॉडी को वाटर की जरूरत होती है। उसके बाद आपका है देयर आर वेरियस स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के वेरियस स्टेजेस हैं, जिसमें आपका है इवेपोरेशन, रन ऑफ जिसमें स्टीम फ्लो होता है, ट्रांसपिरेशन एंड फोर्थ है आपका ग्राउंड वाटर। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन साइकिल के बारे में। ये साइकिल काफी इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन साइकिल इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आपको देखिए कार्बन साइकिल के बारे में भले ही आपको पता ना हो, भले ही आप कुछ लिखे ना, लेकिन आपको फिगर प्रॉपर तरीके से बनाना होगा। यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दिख रही होंगे जिसमें एटमॉस्फेरिक कार्बन, नेट एनुअल इंक्रीज, यहाँ पे आपका कुछ एरो दिख रहा है जो कि आपके जो अर्थ है, अर्थ पे आपका टच कर रहा है इसके थ्रू। तो बेसिकली आप फिगर बनाए ना बनाए, लेकिन आप उसको एक चार्ट के थ्रू दिखा दीजिएगा कि ये ट्री हो गया, ये प्लांट हो गया, किस तरह से उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह से ऑक्सीजन निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सारी चीजें आप उसमें रिप्रेजेंटेड कर दीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। तो इसमें कह रहा है कि नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एनिमल्स एंड प्लांट। यानी जो नाइट्रोजन है वो काफी मेजर कंस्टिट्यूएंट है सारे एनिमल और प्लांट के लिए। एंड नाइट्रोजन अवेलेबल इन एटमॉस्फेयर, इट अब्सॉर्ब बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। यानी जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट्स में अवेलेबल होता है। एंड दिस नाइट्रेट फर्स्ट कन्वर्ट इनटू NH3 यानी अमोनिया, एंड विच इज टर्न प्रोड्यूस प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। जो क्या होता है, प्रोड्यूस करता है प्रोटीन को और न्यूक्लिक एसिड को। ये आपका नाइट्रोजन साइकिल है। बेसिकली आप देख सकते हैं क्या इसका प्रोड्यूसर्स है। एनिमल के फिगर को आप भले ही ना बनाए, लेकिन आपको वहां पे एनिमल लिखना होगा और किस तरह से आपका ये एरो आ रहा है, एरो का क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे अमोनिया NH3 जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रेट NO2 हो रहा है, NO3 माइनस हो रहा है। ये सारी चीजें आपकी हो रही हैं। तो यहाँ पे आप इस फिगर को दर्शा सकते हैं, फिगर को बता सकते हैं। फिगर को बनाना कहीं ना कहीं जरूरी है, विदाउट फिगर नंबर आपको कम मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके अगला क्वेश्चन की। 7 का ए है आपका क्वेश्चन की राइट अबाउट द कॉजेज ऑफ साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन के क्या क्या कॉजेज हैं। तो साउंड पोल्यूशन ऑफ कॉजेज, द साउंड पोल्यूशन, सोर्स ऑफ साउंड पोल्यूशन में बी आइदर नेचुरल और मैन मेड। यानी जो साउंड पोल्यूशन है वो नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। नेचुरल सोर्स क्या होता है, नेचुरल सोर्स इंक्लूड थंडर स्टॉर्म, वोल्केनिक eruptions, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। ये आपके अर्थक्वेक, भूकंप वगैरह जो आता है उसके थ्रू जो साउंड उत्पन्न होता है वो। बट द मेन सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर मैन मेड सोर्स। लेकिन जो मेन पोल्यूशन है वो मनुष्य के द्वारा ही होता है, साउंड पोल्यूशन। दे इंक्लूड नॉइज फ्रॉम द ऑटोमोबाइल सच एज कार, बसेस, ट्रक, फायर इंजन, ट्रेन एक्सेट्रा। जो कि आपके ऑटोमोबाइल से, कार से, बसेस से, ट्रक से, ये सारी चीजें जो निकलती हैं आवाजें, वो आपके साउंड पोल्यूशन को दर्शाती है।
क्लासिफिकेशन ऑफ नॉइज, नॉइज का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाए। तो नॉइज सोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज, तीन कैटेगरीज में इसे डिवाइड किया गया है। पहला है आपका ट्रैफिक नॉइज, सेकंड है आपका इंडस्ट्रियल नॉइज, थर्ड है आपका नेबरहुड नॉइज। ट्रैफिक नॉइज में क्या है, दिस इंक्लूड नॉइज फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, रेल दैट मींस ट्रेन एंड एयरक्राफ्ट। यानी ये नॉइज कैसे फॉर्म होते हैं, ऑटोमोबाइल से निकलते हैं, ट्रेन से निकलते हैं, एयरक्राफ्ट से निकलते हैं। एंड नॉइज फ्रॉम दिस सोर्स इंक्लूड नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय देयर इंजन, और इंजन के थ्रू ये निकलता है, इसमें कार बसेस भी आ जाएंगी। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल नॉइज। इंडस्ट्री से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ कारखानों की बात हो रही है, कुछ इंडस्ट्रीज की बात हो रही है जिसमें बड़े बड़े मशीनें चलती हैं, मशीन अपने जो आवाज है वो प्रोड्यूस करते हैं, वही इसमें दर्शाया गया है। कह रहा है कि इन इंडस्ट्रीज नॉइज इज बाय प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी कन्वर्जन and high intensity noise is produced by many machine which has invented during its technology advancement। यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वैसे ही बढ़ रहा है और इंडस्ट्रीज से बहुत सारी चीजें निकल रही हैं। अब बात आता है नेबरहुड नॉइज क्या होता है। तो इन दिस टाइप ऑफ नॉइज इंक्लूड डिस्टरबेंस फ्रॉम द हाउस होल्ड गैजेट। यानी ये जो नॉइज होता है वो हाउस होल्ड यानी हमारे दैनिक जो घर में प्रयोग किए जाते हैं गैजेट, उनके थ्रू निकलता है, जिसमें आपका आ जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, टीवी आ जाता है, आपका वीसीआर आ जाता है, रेडियो आ जाता है, वॉशिंग मशीन, फैन और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो यहां तक कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं 7 के बी नंबर क्वेश्चन के बारे में। इसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन द कंट्रोलिंग मेजर्स इन साउंड पोल्यूशन। यानी साउंड पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेजर हैं। तो इसमें कह रहा है कि देयर आर फॉलोइंग मेजर टू कंट्रोल द नॉइज पोल्यूशन, साउंड को ही नॉइज कहते हैं, जिसमें नंबर है यूजिंग एयर प्रोटेक्शन एड्स। यानी एयर प्रोटेक्शन को हम यूज करके ईयर यानी कान के प्रोटेक्शन को, इसमें कह रहा है कि वर्कर्स वर्किंग ऑन नॉइजी इंडस्ट्रियल मशीन शुड बी प्रोवाइडेड विथ एयर प्रोटेक्शन एड्स लाइक एयर प्लग्स मेड ऑफ सॉफ्ट प्लास्टिक और रबर एंड हेडफोन। यानी जो वर्कर होते हैं, वर्क करते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रियल मशीन में, और उनमें क्या होता है वो प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे प्रोटेक्शन को, जो एयर के थ्रू में होता है, हेडफोन्स के थ्रू में होता है, रबर का बना होता है। उसके बाद आपका है प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ डोर एंड विंडो। यानी नॉइज को कंट्रोल करने के लिए हम प्रॉपर डिजाइन करेंगे अपने दरवाजों को, खिड़कियों को। और उसमें है प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ डोर एंड विंडोज कैन रिड्यूस नॉइज टू अ मच ग्रेटर एक्सटेंट एंड ग्लेज्ड विंडोज विथ डबल और ट्रिपल पैन्स ऑफ ग्लास प्रोवाइड एक्सेलेंट साउंड इंसुलेशन। यानी जो डबल और ट्रिपल पैन्स होते हैं वो आपका काफी अच्छा प्रोवाइड करता है साउंड प्रोटेक्शन को। एंड थर्ड है आपका ट्रीटमेंट ऑफ वॉल्स, वॉल को ट्रीट करने के लिए, यानी हम अपने दीवारों को सही अगर करा देंगे तो वहां से भी साउंड थोड़ा सा कम हो सकता है। एंड वेरियस साउंड ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल सच एज हेयर फेल्ट, अकाउस्टियल टाइल्स और द रिड्यूस द नॉइज लेवल। एंड फोर्थ है आपका बाय प्लांटिंग ट्रीज, यानी पेड़ों को लगाकर भी हम साउंड पोल्यूशन को रोक सकते हैं। अगर हम देखेंगे कि इट हैज बीन फाउंड दैट द ट्री लाइक नीम कोकोनट प्लांट नियर द स्कूल हॉस्पिटल लाइब्रेरीज कैन रिड्यूस द नॉइज लेवल अप टू द एक्सटेंट 8 to 10 dB। यानी जो आपके नीम के पेड़ होते हैं, कोकोनट के पेड़ होते हैं, जो हमारे स्कूल से, लाइब्रेरीज हैं, हॉस्पिटल से उनके आसपास लगे होते हैं, वो साउंड पोल्यूशन को, साउंड को लगभग 8 to 10 dB तक कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के बारे में। उसमें है 8 का ए कि राइट अबाउट द प्रिलिमिनरी स्टडीज रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है कि पोल्यूशन के एक्ट को लिखिए। तो इसमें है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इज एन एक्सहॉस्टिबल regulations and which come into the force on 19 November 1986, consisting of 26 sections divided into the 4 chapter and extend to the whole of India. And the act has been passed with an objective to fill up the uncovered gap in areas of major environmental hazard and to stabilize a linkage in handling matter of industrial and environmental safety. This act ensures enforcement of several act regulation concerning pollution control and the environmental protection, and this act confers power of the central government to take all such measures which are necessary for the purpose of protecting and improving the quality of environment and preventing कंट्रोलिंग एंड बैटिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। यानी ये जो एक्ट है वो भारत सरकार के द्वारा, अलग अलग सरकार के द्वारा ये निकाला जाता है,
अलग अलग देश में इसका पोल्यूशन का अलग अलग एक्ट है। तो ये एक्ट आपका पारित हुआ 19 नवंबर 1986 के बीच में, जिसमें टोटल 26 सेक्शंस थे, जिन्हें 4 भागों में बांटा गया है और डिफरेंट टाइप ऑफ के एक्ट है। तो आप लोग इसे देखने की कोशिश कीजिएगा। अब लास्ट हमारा बच जाता है क्वेश्चन, कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी SWM। ये भी लिख सकता है। तो इसमें कह रहा है कि एज ए सॉलिड वेस्ट कैन आइदर बी ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर इनटू स्टीम और नॉर कैन बी डिस्पेयर्ड इन द एटमॉस्फेयर। जो सॉलिड वेस्ट है, ना ही हम उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्पेयर कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में। इट हैज बी डम्प्ड ऑन लैंड विच बिसाइड ऑक्यूपाइंग आवर प्रीसियस लैंड रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय द एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ द रीजन। यानी जो हमारे नेचर की ब्यूटी है उनको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट कॉज्ड बाय द सॉलिड वेस्ट बिफोर देयर बिकम्स डिफिकल्ट टू द रेक्टिफाई इन फ्यूचर, जिसे हम काफी इजीली इसे रेक्टिफाई नहीं कर सकते इन फ्यूचर में। अगर हम फॉलोइंग ऑपरेशन की बात करें, जो फॉलोइंग फंक्शन है वो इंक्लूड होते हैं SWM में। वो है आपका कलेक्शन ऑफ वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड थर्ड है आपका रिकवरी ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो सीरीज पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए और अच्छा रिस्पांस दिखाइए, तभी मैं और भी सब्जेक्ट का अच्छा कंटेंट आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा और सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन के तौर पे आपको दूंगा, जिससे आपके लिखने का तरीका भी बिल्डअप होगा और साथ ही साथ एक्सप्लेन करने का तरीका भी आपको बिल्डअप होगा और बहुत सारी चीजों को आप जानकारी वीडियो के तौर पर ले सकते हैं। क्योंकि बहुत बार चीजें हमें देखने के बाद याद नहीं होती, बहुत बार याद करने के बाद याद नहीं होती, लेकिन अगर आप उन चीजों को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो सुनने और देखने से भी बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पहली बार नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।